नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम भारत का भूगोल से आज का हमारा टॉपिक है। भारत की मिट्टी तो हम पढ़ ही रहे हैं, काली मिट्टी पढ़ लिए हैं। आज हम लाल लाल पीली मिट्टी पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीएस का फ्री नोट्स तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। पूरा फ्री में सिलेबस ख़त्म कराया जा रहा है जीएस का। इस चैनल पर आपको फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस हर परीक्षा में जो आने वाली परीक्षाएं होंगी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल पीली मिट्टी, इसकी उत्पत्ति अपक्षय के प्रभाव से ग्रेनाइट यानी आग्नेय एवं नीस यानी रूपांतरित, नीस का अर्थ रूपांतरित चट्टानों के टूट फूट के कारण बनी है। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इनका रंग लाल होता है और जल योजित रूप से ये पीली दिखाई पड़ती हैं। इनमें मूल चट्टान से चॉकलेटी रंग के खनिज तत्व जैसे फेल्सपार, ऑल्विन के महीन कण पाए जाते हैं। इसी कारण इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषताएं हैं, अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी है ये, और इसके गहराई, करों की संरचना और उर्वर शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यंत रुद्रयुक्त होती हैं, अतः शुष्क एवं ऊंचे मैदानों के तट पर उपजाऊ नहीं होती हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अंश कम होता है। और इसका क्षेत्रफल एवं वितरण क्या है? यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय में पाई जाती है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग। लेटराइट मिट्टी, इसकी उत्पत्ति है। इन मिट्टियों का निर्माण शुष्क एवं नम क्रमिक मौसम वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ वर्षा सामान्यतः 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। ये मिट्टियाँ चट्टानों की टूट फूट एवं रासायनिक क्रिया से बनती है। अधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों का अपक्षालन होता है, जिसके फलस्वरूप बालू एवं चूने का अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं एवं मुद्रा के रूप से लोहा एवं एल्युमिनियम यौगिक बच जाते हैं। लेटराइट मिट्टी की विशेषताएँ क्या हैं? ये मिट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मिट्टी और दूसरी है निम्न भूमि पर पाई जाने वाली मिट्टी। जो पहाड़ी पर पाई जाती है मिट्टी वह कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इनकी जल धारणा क्षमता कम होती है। और जो भूमि पर मिट्टी पाई जाती है यह मिट्टी नम और चिकनी होती है, जिसे हम दोमट मिट्टी भी मिली होती है, जिसे इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन एवं पोटास की कमी होती है। ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। इसे एल्युमिनियम एवं लोहे की प्रधानता पाई जाती है। यह पूरा अपक्षालन यानी लिंचिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रक्रिया द्वारा प्रभावित रहती है। और इसका क्षेत्रफल और वितरण देख लेते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत राजमहल की पहाड़ियों के केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार के एवं पाई जाती है। पांचवा है पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टियाँ पतली, दलदली एवं रंध्रयुक्त होती हैं। पहाड़ी ढलानों की तलहटी में छिद्रमय, बलुई एवं कम उपजाऊ टर्शियरी मृदा पाई जाती है। इस मृदा में अच्छी किस्म की चाय, चावल एवं फल पैदा होते हैं। पश्चिम हिमालय में दालों पर सामान्य उपजाऊ श्रेणी मिट्टी मिलती है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित रहती है। छठा है लवड़ी तथा क्षारीय मिट्टी। ये मिट्टी रे, ऊसर या कलर नाम से भी जानी जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि पर फैलने से इसका निर्माण होता है। शुष्क जलवायु प्रदेशों में एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मुद्रा में
ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। यह वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। इसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। आगे है पीट या जैविक मिट्टी। यह मिट्टी अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र होते हैं। यह मिट्टी रंग में काली एवं बहुत अधिक अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं भारत में कृषि। भारत कृषि की विशेषताएं हैं। आप सभी जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ पर लोग 60% लोग कृषि से ही जी रहे हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं: निर्वाह प्रकार की कृषि, भारी जनसंख्या दबाव, खदानों की खेती की प्रधानता, कृषि फसलों की विविधता, प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण। ये सब जो टॉपिक है आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। ऋतुओं के अनुसार कृषि के फसल प्रारूप क्या हैं, आज हम इसे पढ़ेंगे। पहला है खरीफ फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। ये सब आप तो जानते ही हैं। रिवीजन के लिए मैंने इन सबको लिख दिया है। इनसे भी क्वेश्चन MTS SSC MTS में इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर आप उठा के देख सकते हैं। खरीफ की फसल चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, दाल, प्याज, हरी मिर्च, लौकी, भिंडी इत्यादि होती हैं। अब हम जानेंगे खरीफ की फसल। इन फसलों में अधिक जल एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये फसलें जून या जुलाई में बुआई होती है खरीफ की फसलों का। रबी की फसल, ये फसलें शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। इनके लिए जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी तथा परिपक्व के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई नवंबर के महीने में और कटाई अप्रैल मई में की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, सरसों, रेपिड्स, चावल। दक्षिण भारत में भी होता है ज़्यादा। जायद फसलें होती हैं। यह भारत में मुख्य रूप से सिंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पावधि ऋतु के लिए उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलों में उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज एवं खीरा इत्यादि हैं। ये फसलें मार्च और जून के बीच बोई जाती हैं। ठीक है, अब आइए आगे जानेंगे भारत में कृषि यानी इसके खेती के प्रकार क्या हैं। कृषि का जो ये वाला टॉपिक है ऊपर वाला, अब उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। निर्वाह कृषि, आखिर ये निर्वाह कृषि क्या होता है। भारत में अधिकांश किसान कृषि पद्धति से खेती करते हैं। किसी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर भारवाहक पशुओं एवं परिवार के सदस्यों की मदद से खेती करते हैं। इस पद्धति में अपनाए जाने वाले तरीके पुराने तथा उपकरण साधारण होते हैं। इसमें मुख्य रूप से खाद्य फसलें के उत्पादन पर बल दिया जाता है। दूसरा है रोपण कृषि। भारत में रोपण कृषि ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं शताब्दी से शुरू की गई थी। इस प्रकार की खेती में नकदी फसलों को उगाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं ज़्यादा पूंजी लागत होती है, विशाल भूमि चाहिए, प्रबंधन कौशल चाहिए, तकनीकी ज्ञान भी चाहिए, आधुनिक कृषि मशीनरी भी चाहिए, उर्वरक, अच्छी परिवहन सुविधाएं एवं खाद्य प्रसंस्करण कारखाना भी चाहिए। अब आइए जानते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम खेती जिसे हम लोग बोलते हैं। ये आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, झूम खेती आखिर क्या होता है। इस प्रकार की कृषि में आदिवासी लोगों द्वारा जमीन के एक टुकड़े को कृषि के लिए साफ किया जाता है। 2 या 3 वर्षों के बाद जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तब उस भूमि को त्याग दिया जाता है और फिर से आदिवासी दूसरी जमीन की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। यह कृषि की अति प्राचीन पद्धति है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय हिस्सों पर बड़ी संख्या में वनोन्मूलन एवं मृदा अपरदन होता है। यह कृषि मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में रहने वाले जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। कौन सी खेती? झूम खेती, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। इस कृषि के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, तंबाकू, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। अब आइए जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरित क्रांति से प्रश्न उठते रहते हैं। आइए इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। हरित क्रांति के बारे में आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको
क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। बस इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 से हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम स्वामीनाथन को जाता है। भारत में और विश्व में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय देश में संचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति के घटक हैं। हरित क्रांति में कुल 12 घटक हैं। पहला है उच्च उपज किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कमांड एरिया विकास, भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि का मशीनीकरण, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, जोते हुए सुदृढ़ कृषि ऋण की आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें एवं विपणन, कृषि विश्वविद्यालय। हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं? इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किसानों की उन्नति होती है, खाद्यान्नों के आयात में कटौती होती है, पूंजी खेती भी हो ही जाती है, मतलब पूंजी आ ही जाती है इसमें, कृषि से लाभ की पुनर्प्राप्ति भी हो जाती है, औद्योगिक विकास भी होता है, ग्रामीण रोजगार भी मिलता है। और हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, जो कि अंतर फसल असंतुलन हो जाता है, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हो जाती है, बड़े किसानों को ही लाभ प्राप्त होता है, इसमें बेरोजगारी भी रहती है, अंतर क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि होती है, पारिस्थितिक समस्याएं भी रहती हैं। कुछ फसलों का वर्गीकरण हुआ है इसमें, जो कि प्रमुख फसलें हैं, खाद्य की फसलें हैं, नकद फसलें हैं, रोपड़ फसल है, बागवानी फसल है। खाद्य फसलें में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि आएंगे। नकद फसलों में कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली आदि आएंगे। आदि मत जानेंगे, ये इत्यादि और भी कुछ हैं। रोपड़ फसल में चाय, कहवा, नारियल, रबड़, मसाला आदि आएंगे। बागवानी में सेब, आम, केला, रसदार फल इत्यादि। अब आइए जानते हैं चावल के बारे में जानेंगे। खाद्य फसलें। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश में कुल फसल के 23% हिस्सों में चावल पैदा होता है। चावल का सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत द्वितीय स्थान पर है। चीन में चावल की खेती होती है, यह पहले स्थान है। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है। चावल खरीफ की फसल है। मौसम के आधार पर यह अगहनी यानी अमन, शरदकालीन ओस एवं ग्रीष्मकालीन बोरा कहलाता है। उत्तर भारत में चावल की बुआई मई जून में, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। इसकी कुछ दशाएं हैं। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए उष्णार्द्र जलवायु एवं औसत ताप 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए गहरी उर्वर चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं गेहूं की। गेहूं भारत में चावल के बाद अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश की कुल 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान शामिल है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है। भारत गेहूं उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत में विश्व का 12% गेहूं उत्पादन होता है। उत्तरी भारत में गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर एवं कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इससे प्रश्न बनते हैं, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन जायद की फसल है। इनकी बुआई और कटाई किस किस महीने में होती है, इनसे भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में देखा गया है, पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा इसे। अब आइए ज्वार के बारे में जानते हैं। यह रबी और खरीफ की दोनों ऋतुओं में होती है। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में यह महाराष्ट्र 38%, कर्नाटक में 13%, मध्य प्रदेश में 13% उत्पादित होती है। इसकी कुछ दशाएं हैं। इसके लिए वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए इसे, तब ये होता है। इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और यह उष्णकटिबंधीय फसल है।
बाजरा यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में यह खरीफ की फसल है। ये तो अभी हम आपने पढ़ा ना, ये ज्वार आप पढ़ लिए, ये बाजरा है, सेम है इसका, इसमें भी केस थोड़ा बहुत का अंतर है। इसके लिए मिट्टी बलुई और दोमट या रेतीली मृदा चाहिए बाजरा के लिए। ठीक है। मक्का के लिए यह खरीफ की फसल है। आंध्र प्रदेश में 21%, कर्नाटक में 19% होती है। मक्का फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए और 50 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान। मूंगफली एक सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में इसका होता है मूंगफली का। उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, तब तमिलनाडु मूंगफली एवं फसल है और इसके 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 20 से 30 डिग्री तापमान एवं हल्की दोमट या बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। मूंगफली अधिकतर मूंगफली गुजरात में बोई जाती है। चना एक रबी की फसल है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। चना की फसल के लिए 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और 20 से 25 डिग्री तापमान इसको चाहिए। कपास में यह खरीफ की फसल है और भारत कपास उत्पादन में अमेरिका एवं चीन प्रथम के बाद तृतीय स्थान पर है। चीन प्रथम पर है, अमेरिका दूसरे पर, भारत तीसरे पर है। आवश्यक दशाएं इसके लिए कुछ 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, तापमान 21 से 30। इसके लिए मिट्टी चाहिए गहरी काली दक्कनी पठारी मृदा चाहिए, तब ये हो पाता है अच्छे से। गन्ना यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान आर्द्रता की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए 100-150 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा, 20 से 26 डिग्री तापमान इसके लिए चाहिए। तंबाकू के लिए भारत में 2 प्रकार की तंबाकू का उत्पादन होता है। पहला है निकोटिना टोबैकम, दूसरा है निकोटिना रास्टिका। इसका पहले का उपयोग होता है सिगरेट, सिगार एवं चेरुत में। निकोटिना रास्टिका इसका उपयोग खैनी, हुक्का एवं बीड़ी में। तंबाकू भी 2 प्रकार के होते हैं, पहले वाले में सिगरेट बनाने में और सिगार वगैरह बनाने में, दूसरा खैनी, गुटखा, खैनी, हुक्का, ये सब जो बीड़ी उड़ी पीते होंगे ये वो सब जानते होंगे, मतलब उसमें ये उपयोग में आता है। भारत में 90% तंबाकू निकोटानिया रस्टिका उत्पादित की जाती है। तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ये इसका क्रम है। निकोटिना टोकेकरम उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। निकोटिना रस्टिका उत्पादन उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर ही चाहिए और 100 सेंटीमीटर के बीच में ही चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हानिकारक है इसके लिए, पाला भी इसके लिए हानिकारक है। तापमान 15 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही चाहिए। इसके लिए अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो इसके लिए मिट्टी आपको लवण एवं अम्ल युक्त अच्छी बलुई मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, तब यह अच्छा फसल हो पाएगा। रबड़ की खेती। रबड़ एक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है। भारत थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। भारत पहला पर थाईलैंड है, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर भारत। रबड़ उत्पादन केरल में होता है ज़्यादा, भारत में तमिलनाडु में, तब असम में, तब कर्नाटक में। केरल में देश का लगभग 92% रबड़ का उत्पादन होता है केरल में। इसकी आवश्यक दशाएँ हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए इसको, तापमान 25 से 35। इसके लिए मिट्टी चाहिए हल्की अम्लीय लेटराइट या पर्वतीय प्रकार की मिट्टी चाहिए। ठीक है। अब आइए जान लेते हैं चाय के बारे में। यह उष्ण आर्द्र जलवायु का छाया पसंद पौधा है जो छाया में लगाया जाता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, अतः यह ढाल नुमा भूमि पर उगाया जाता है। चाय उत्पादन असम में होता है 54%, पश्चिम बंगाल में 25%, तमिलनाडु में 5%, त्रिपुरा में 2%। इसके लिए वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। चाय की खेती अगर आप चाहें तो इसके लिए ज़मीन ढलाऊ होनी चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी, चाय की फसल खराब हो सकती है क्या खराब हो जाएगी। अब ये जान लेते हैं नारियल के बारे में। यह तटीय जलवायु वाला पौधा है। नारियल के उत्पादन, निर्यात एवं उपयोग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। नारियल उत्पादन केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसके लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए वर्षा, तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर। अब आइए मसाले के बारे में जान। मसाला का उत्पादन केरल एवं कर्नाटक
का मालाबार तट है। इसमें केरल में काली मिर्च, इलायची, अदरक, सुपारी होती है केरल में ज़्यादा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में मिर्च एवं हल्दी होती है। इसकी 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये हर एक चीज़ में मैंने वार्षिक वर्षा कितना चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, मिट्टी कैसा चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है बच्चों। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देंगे, इन्हें ज़रूर आप याद रखिएगा। किसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए और कितना वार्षिक पानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।